नमस्कार। आज हम फैफना विधानसभा के 2022 के नतीजों की एक गहरी डेटा आधारित पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ हार और जीत का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि शासन और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता कैसे बनता और कैसे टूट जाता है। तो चलिए आंकड़ों के पीछे की जमीनी हकीकत को समझते हैं। 16,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हार जीत का फासला जरूर है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये उन 16,000 लोगों की कहानी है जिन्होंने एक फैसला सुनाया। लोकतंत्र में हर एक वोट एक उम्मीद होती है, एक आवाज होती है, और जब हम एक सिस्टम का विश्लेषण करते हैं तो हम असल में इन्हीं उम्मीदों और फैसलों को समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस नंबर के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। किसी भी विश्लेषण की नींव हमेशा तथ्यों पर रखी जाती है, और चुनावी राजनीति की दुनिया में तथ्य होते हैं आंकड़े। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 2022 में फेफना की अंतिम चुनावी तस्वीर क्या कहती है। तो देखिए, फेफना में कुल मतदाता थे लगभग 3,86,000। इनमें से वोट डालने आए करीब 59.5% लोग, मतलब 40% से ज्यादा मतदाता आज भी वोटिंग प्रक्रिया से दूर हैं। ये अपने आप में कहानी है। समाजवादी पार्टी को मिले 40.2% वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले 47.0%, और यहीं से निकला जीत का अंतर लगभग 6.8%, जो वोटों में बदलने पर करीब 16,000 बनता है। ये वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी पड़ताल टिकी है। ये चार्ट देखिए, ये साफ बताता है कि फैसला कहाँ हुआ। एक तरफ 40.2%, दूसरी तरफ 47.0%। ये जो लगभग 7% का अंतर है, ये कोई बहुत बड़ी लहर नहीं थी। रणनीति के लिहाज से इस अंतर को पाटा जा सकता था। तो असली सवाल ये नहीं है कि हार क्यों हुई, असली सवाल ये है कि ये 7% का फासला इसे क्यों नहीं भरा जा सका। और यहीं से हम क्या हुआ से क्यों हुआ की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि आंकड़े तो सिर्फ परिणाम की सतह दिखाते हैं, वजह की गहराई नहीं। असली वजहें छिपी होती हैं जमीन पर संगठन की मजबूती में, जनता के दिल दिमाग तक पहुंचने वाली कहानी में, और उस भरोसे में जो एक वोटर अपने नेता पर दिखाता है। अब हम समाजवादी पार्टी के 2022 के अभियान का एक सिस्टमैटिक डायग्नोसिस करेंगे। हमारा ध्यान किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर है जिसकी वजह से चुनावी गणित उनके पक्ष में काम नहीं कर सका। ये एक पड़ताल है ताकि भविष्य में सुधार की दिशा तय हो सके। यहां दो बातें हैं। एक तरफ अभियान की वो कमियां जो साफ दिख रही थीं, राजभर जैसे एक अहम समुदाय के वोटों का खिसकना, गांव में कई बूथों का लगभग निष्क्रिय हो जाना, मतलब वोटिंग के दिन वोटर को घर से बूथ तक लाने वाला कोई नहीं था, और डिजिटल दुनिया में बहुत ही कमजोर पहुंच। वहीं दूसरी तरफ वो मौके थे जिन्हें भुनाया नहीं जा सका, जैसे संग्राम सिंह जैसे स्थानीय चेहरे के जुड़ाव का पूरा फायदा न उठा पाना, और ब्राह्मण समुदाय तक पहुंचने के लिए किसी ठोस रणनीति की कमी। ये आंकड़े जमीनी संगठन की असलियत बयां करते हैं। देखिए, बूथ एजेंट किसी भी चुनाव की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और यहां सिर्फ 30 से 40% बूथों पर ही वो ठीक से तैनात थे। इसका सीधा मतलब है कि 60% से ज्यादा बूथों पर आखिरी दिन पार्टी की कोई मजबूत पकड़ ही नहीं थी। व्हाट्सएप की पहुंच भी औसत थी, और जिला स्तर पर सहयोगियों से तालमेल बेहद कमजोर। याद रखिए, चुनाव हवा में नहीं, बूथ पर जीते जाते हैं, और यहां संगठन की बुनियाद ही कमजोर दिख रही थी। ये एक बहुत ही अहम बात है। जब आपका अपना कोर वोटर ही पूरी तरह से उत्साहित ना हो और आप नए स्विंग वोटर्स को अपनी तरफ खींच ही ना पाएं, तो जीत का समीकरण बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि हर नागरिक, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, गरिमा और एक सूचित संवाद का हकदार है। राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात सम्मान के साथ रखें और लोगों को एक सही फैसला लेने में मदद करें। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की भी नींव है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जीतने वाली पार्टी की रणनीति को समझना उतना ही जरूरी है जितना हारने वाली पार्टी की कमियों को। यह किसी की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि एक कामयाब चुनावी मशीनरी के काम करने के तरीके को समझना है। बीजेपी की जीत की रणनीति को हम 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा देख सकते हैं। पहला, जातीय समीकरणों को बहुत मजबूती से साधना, यानी अपने कोर वोट बैंक को एकजुट रखने के साथ साथ दूसरी जातियों को भी जोड़ना। दूसरा, कल्याणकारी योजनाओं का हाइपर लोकलाइजेशन। और तीसरा, डिजिटल सैचुरेशन, यानी हर वोटर के फोन तक अपनी बात को किसी न किसी तरीके से पहुंचा देना। ये पॉइंट उनकी कामयाबी की चाबी है। उनकी बूथ टीमों ने गैस सिलेंडर या घर की योजना को सिर्फ एक सरकारी स्कीम की तरह नहीं दिखाया, उन्होंने इसे एक व्यक्तिगत रिश्ते में बदल दिया। उन्होंने घर घर जाकर ये संदेश दिया कि ये फायदा सीधे सरकार आप तक पहुंचा रही है और इसमें स्थानीय कार्यकर्ता आपकी मदद के लिए खड़ा है।
इस तरीके से एक सरकारी योजना एक व्यक्तिगत एहसास बन गई। और ये नंबर 40,000 से भी कम। ये समाजवादी पार्टी के कुल डिजिटल इंटरैक्शंस की संख्या थी। ये आंकड़ा डिजिटल दुनिया की उस गहरी खाई को दिखाता है जो दोनों पार्टियों के बीच थी। आज के दौर में डिजिटल जमीन भी उतनी ही असली है जितनी कि गांव की पगडंडी। ये वो नया चौराहा है जहां राय बनती है, जहां बातें होती हैं, और अगर आप वहां मजबूती से मौजूद नहीं हैं तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसका विश्लेषण किया। अब बात करते हैं समाधान की। यह आखिरी हिस्सा सिर्फ एक सुझाव नहीं, बल्कि अगले चुनाव के लिए एक प्रैक्टिकल, डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा एक्शन प्लान जो जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है कास्ट हार्मोनिक्स। ये पुराने जातीय गणित से बहुत अलग है। इसका मतलब है अलग अलग समुदायों के प्रभावशाली लोगों को साथ लाना, उनके समाज से जुड़ी स्थानीय कहानियां तैयार करना और छोटे छोटे समूहों तक सीधे पहुंचकर उनका भरोसा दोबारा जीतना। ये सिर्फ वोट जोड़ने का गणित नहीं, बल्कि दिल जोड़ने का विज्ञान है। इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये 90 दिन का एक एक्शन प्लान है। चुनाव से 90 दिन पहले भर्ती और जुड़ाव, मतलब हर बूथ पर 10 युवाओं की एक टीम बनाना। चुनाव से 60 दिन पहले ऑडिट और आउटरीच, यानी संगठन की कमियों को पहचानना और हर दरवाजे तक दस्तक देना। और आखिरी 30 दिनों में कन्वर्ज और स्प्रिंट, यानी सारी ताकत को एक साथ लाकर फाइनल रेस लगाना। तो वो जो डिजिटल खाई थी, उसे कैसे भरा जाए? इसके लिए कुछ तेज और असरदार तरीके हैं। जैसे एक रील सीरीज बनाई जाए जिसका नाम हो हमारी जाति पीछे क्यों रह गई, जो लोगों के सीधे सवालों का जवाब दे। जाति के आधार पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं, हर 400 वोटरों पर एक, और इंस्टाग्राम पर रोज एक फैक्ट ड्रॉप के जरिए गलत खबरों का जवाब दिया जाए। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। डेटा का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत हर व्यक्ति की निजता और सहमति का सम्मान करना अनिवार्य है। माइक्रो टारगेटिंग का मतलब बेहतर संवाद होना चाहिए, किसी की निगरानी नहीं। इस रणनीति का एक और ठोस उदाहरण देखिए। स्विंग वोट को अपनी तरफ करने के लिए यह ब्लूप्रिंट एक सम्मानित ब्राह्मण विद्वान को अभियान का प्रवक्ता बनाने की सलाह देता है। यह सिर्फ एक दिखावा या प्रतीक नहीं है, ये एक बड़े वोटर वर्ग को एक मजबूत संदेश देगा कि पार्टी में उनकी आवाज की कीमत है और उनके मुद्दों को गंभीरता से सुना जाएगा। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सिर्फ आंकड़ों पर बना एक शानदार ब्लूप्रिंट किसी वोटर का भरोसा वापस जीतने के लिए काफी है? रणनीति और आंकड़े सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पर चलना, लोगों की आंखों में देखकर उनकी बात सुनना और भरोसा जीतना, ये काम सिर्फ इंसानी जुड़ाव से ही हो सकता है। असली चुनौती डेटा को भरोसे में बदलने की है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 010-420-41602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य।